नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जो कि देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को आपके साथ समेट कर लेकर आता है। साथियों, भारत में एजुकेशन सिस्टम इन दिनों काफी ज्यादा पेपर लीक्स के कारण सुर्खियों में आ रखा है। नीट स्कैम हो या फिर नेट का पेपर रद्द हो जाना हो। नीट स्कैम पर हमने सेशंस किए, पेपर कराने वाली एजेंसी एनटीए को लेकर सवाल खड़े हुए। नीट यूजी का पेपर रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आरओ एआरओ पे परीक्षा का लीक होना हुआ। यूपी पुलिस के परीक्षा के मामले में दिक्कत आई। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि इस साल में आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी जो पेपर लीक से जुड़ी हुई हैं, पेपर कराने वाली एजेंसीज के द्वारा सही से पेपर ना कराए जाने की हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हुआ, जो कि द हिंदू में इस समय छपा है, और वो ये है कि क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, इसे कंकरेंट लिस्ट से निकालकर स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए क्या? अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टेट लिस्ट में जाने से और पेपर लीक होने का क्या लेना देना है, सारी बातें आपको आज के सेशन में समझाते हैं। इस बात को समझें उससे पहले ये समझ लें कि भारत में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा कराए जाते हैं, जैसे यूजीसी नीट है, नेट है, क्या बोलते हैं, यूजी नीट है, पीजी नीट है, नेट है। ये सारे वो एग्जाम्स हैं जो कि केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल ये है कि केंद्रीय एजेंसीज करा रही हैं, स्टेट को सब्जेक्ट सौंप देना चाहिए। थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला नहीं है, इंडियन राज व्यवस्था का मामला है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाता हूं, फिर आप इस पूरी न्यूज को समझ पाएंगे। देखिए क्या है ना, देश जब आजाद हुआ तो ये बड़ी स्थिति थी कि हम किस तरफ आगे बढ़ें। इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी कहानी कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम आजाद हुए तो ये बड़ा मुद्दा था कि हम अपनी देशी रियासतों को और प्रोविंसेस को क्या वादा करें कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स की तरह आगे बढ़ेंगे या कोई नया मॉडल निकालेंगे। तो हमने कुछ तरीके निकाले। जब प्रोविंसेस को अपने साथ ले रहे थे तो हमने आइडिया निकाला, राजघरानों को साथ लेते समय कहा कि हमारी ऐसी व्यवस्था होगी कि मध्य में तो होगा देश में केंद्र, और केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। बोले ठीक है। तो बोले केंद्र कुछ ऐसी काम करेगा जो कि वो खुद की तरफ से फैसले लेकर कर सके। बोले जैसे डिफेंस है, दूसरे देश के साथ लड़ाई करना है, कम्युनिकेशन है, विदेशी संबंध है। बोले इनको केंद्र अपनी तरह से डील करेगा। बोले ठीक है साहब। और बोले आप लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, देश के अंदर शामिल अगर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेनन साहब और अपने पटेल साहब सबको समझा रहे थे कि अगर आप लोग शामिल होते हैं तो आपका राज ऐसे ही चलता रहेगा। जो राज्य हैं, जो राजघराने हैं, उनका राज ऐसे ही चलता रहेगा। उनको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ विशेष क्षेत्र दे दिए जाएंगे कि ये काम आप करो। जैसे उदाहरण के लिए, आप अभी के लिए अगर मैं ये कहूं कि भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी के पास है और सड़क परिवहन नितिन गडकरी जी के पास है। दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट चला रहे हैं, दोनों में से किसी को किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों अपना अपना खेल रहे हैं। इसी तरह से भारत में डिफेंस यानी कि जो रक्षा है, यानी कि जो सेना है, वो रक्षा मंत्री जी के पास है, लेकिन किसी राज्य की जो पुलिस है वो वहां के गृह मंत्री के पास है। तो दोनों का फिर से कोई लफड़ा नहीं है, दोनों अपना अपना चला रहे हैं। तो बोले अपन लोग ऐसा करेंगे ना कि अपने हिसाब से डिस्कस कर लेंगे किसको किधर जाना है। बोले ठीक है, हाँ ये भी सही है, काम को डिसाइड कर लेते हैं किसको किस तरफ रहना है। ठीक है। तो ऐसे करके टाइटल लिखे गए कि केंद्र सरकार कौन से टाइटल पर काम करेगी और राज्य सरकार कौन से टाइटल पर काम करेगी, और कौन से ऐसे टाइटल होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, केंद्र जिन चीजों पर कार्य करेगी उसे केंद्रीय सूची का विषय कहा गया, सेंट्रल लिस्ट सब्जेक्ट्स, और राज्य सरकार जिन पर कार्य करेगी उन्हें राज्य सूची का सब्जेक्ट कहा गया, स्टेट लिस्ट। और जिन पर दोनों काम कर सकते हैं उन्हें कंकरेंट लिस्ट नाम दिया गया, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिन पर काम कर सकते हैं। बोले चलो ये भी सही है। साथियों, आज भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 7 में केंद्रीय सब्जेक्ट यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसमें 100 विषय शामिल हैं। यानी कि 100 ऐसे मुद्दे, जैसे रक्षा, संचार, जिस तरह के जो मुद्दे हैं, ऐसे 100 मुद्दे शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसे ही 61 विषय यानी 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सूची का नाम लिखा है, यानी कि राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, लोकल प्रशासन हो गया, इन पर कौन काम कर सकता है? राज्य सरकार कार्य कर सकती है। ठीक है। और जिन पर दोनों काम कर सकते हैं
उसको रखा गया कनकरंट लिस्ट में, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। अब ये कौन सी सूची है? ये असल में वो सूची है जिस पर राज्य और केंद्र अपनी तरह से फैसले ले सकते हैं। अपने तरह से फैसले ले सकते हैं मतलब अगर आपको लगता है आप इस विषय पर कानून बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। किसी दूसरे राज्य को लगता है मुझे अपने हिसाब से कानून बनाना है, तो बना लीजिए। तो हुआ ये कि भारत ने 52 ऐसे विषय रखे हुए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और तो और हर राज्य अपने स्तर पर कानून बना सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर केंद्र सरकार उस पर कानून बना दे तो फिर राज्यों के कानून गौण हो जाते हैं, फिर केंद्र के ही कानूनों को मानना पड़ता है। तो एक तरह से यह समझिए कि समवर्ती यानी कि कनकरंट लिस्ट के जो विषय हैं, उन विषयों में जो बातें लिखी गई हैं, मतलब अब तो मैं बोलता बोलता ज़्यादा चला गया, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो अनुसूची 7 की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 तरह के विषय हैं। एक तो केंद्रीय विषय जिसको कह रहे हैं आप, दूसरे राज्य के विषय कह रहे हैं, और तीसरे जो विषय हैं जिन्हें आप समवर्ती सूची के अंदर रख रहे हैं, ठीक है ना। केंद्रीय विषय जिसके अंदर संख्या 100 बताई, यहां पर जो राज्य सूची के विषय हैं इनकी संख्या मैंने 61 बताई और इनकी संख्या 52 बताई। अब इसको मैंने क्या कहा कि राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकारें बना सकती हैं, यहां पर केंद्र सरकारें कानून बना सकती हैं, यहां पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि समवर्ती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनकरंट लिस्ट, इस कनकरंट लिस्ट पर अगर किसी को कानून बनाना है तो राज्य कानून बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने भी उस पर कानून बना दिया तो फिर केंद्र का कानून जो है वो सुपरसेड कर जाएगा राज्य के कानून को, यानी कि केंद्र पावरफुल कहा जाएगा राज्य की तुलना में, ठीक है साहब, और वो कानून चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये बात क्यों चर्चा में आ रही है उसके पीछे मैं बात बताता हूं। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना साथियों, एजुकेशन सिस्टम देश की आजादी से लेकर, जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर के, हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट का विषय हुआ करता था। किसका विषय हुआ करता था? राज्य सूची का, यहां पर हुआ करता था। कब तक हुआ करता था? तो देखिए 1950 से लेकर के 1976 तक पकड़ लो, जब तक देश में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एजुकेशन को, जो कि स्टेट लिस्ट का विषय हुआ करता था, उसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर उठाकर के केंद्रीय राज्य सूची से समवर्ती सूची में यानी कनकरंट लिस्ट में डाल दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इमरजेंसी वाला कालखंड याद करिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिस समय भारत के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों के दौर में समवर्ती सूची के अंदर राज्य सूची से निकालकर विषयों को डाल दिया गया था। संभवतः यहां तक आप सभी को यह बात समझ में आ गई हो। तो ऐसी स्थिति में यहां डालने का बड़ा प्रश्न यह बना कि जो विषय पहले राज्य में था वो अचानक कनकरंट में क्यों आ गया। तो केंद्र सरकार का उस समय मानना था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, बोले हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हर राज्य अगर अपना अपना नॉलेज पढ़ाएगा तो फिर पूरे देश के लिए एक जैसा आदमी कैसे मिलेगा। तो बोले एजुकेशन ऐसा विषय है जिस पर केंद्र को भी इंटरफेरेंस करना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों। 1976 में जो संविधान संशोधन हुए, उन्हें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा काफी बार अमेंड भी किया गया था, यानी संशोधित भी किया गया था। 44वें ऐसे संविधान संशोधन जो 42 में हमको सही नहीं लगते थे, जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने रिवर्ट भी मारा इनमें से बहुत सी चीजों को। लेकिन एजुकेशन वाला जो मामला है कि क्या इसे कनकरंट से उठाकर वापस से स्टेट सूची में डाल दें, यह मामला अटक गया था। राज्यसभा तक, लोकसभा में तो पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तब से यह कनकरंट लिस्ट में डला हुआ है, समवर्ती सूची में डला हुआ है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि केंद्र यहां पर कानून बना लेता है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान चालू कर रखा है, माध्यमिक शिक्षा अभियान चालू कर रखा है, उच्चतर शिक्षा अभियान कर चुका है, राइट टू एजुकेशन शुरू कर रखा है। केंद्र जो कानून लागू कर देता है वो राज्यों को मानने पड़ते हैं, क्योंकि वो समवर्ती सूची में, मैंने पहले कहा था, केंद्र जो कर देगा वो राज्य पर लागू हो जाएगा। राज्य इस बात से नाराज क्यों होते हैं? राज्य इस बात से नाराज ये होते हैं कि केंद्र कोई भी योजना शुरू करे, उसका 85% तक जो खर्चा है ना, वो राज्य सरकारों को ही भुगतना पड़ता है। केंद्र सरकार कह देती है ये तो समवर्ती विषय है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं क्या?
तो ये कह करके साहब 85% तक वो राज्यों से खर्चा कर लेते हैं, और बोले अगर थोड़ी बहुत ग्रांट फ्रांट मिला भी लें तो भी 25% ही केंद्र सरकार अपनी जेब से खर्च करती है, बाकी वो राज्य सरकारों से लेती है। तो जब हम इतना पैसा अपने जेब से खर्च कर ही रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की भाषा को बढ़ावा देने के लिए, अपने क्षेत्र के हिसाब की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपनी तरह का एजुकेशन सिस्टम क्यों ना चला लें। क्या आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो थम्स अप करिएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? पॉइंट ये है कि हमारे देश में स्टेट लिस्ट में वापस जाने की मांग करने लगे हैं अब राज्य की। भैया 1976 में आप ले तो आए थे कनकरेंट में, लेकिन ला करके जो आप हमें पैसे का करंट मार रहे हो वो हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है इससे। और सबसे बड़ी बात, आपको जब केंद्र में ये सब चीजें दी गई थी, आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्थाएं बना ली जो बोले नेट का एग्जाम कराएगी, नीट का एग्जाम कराएगी, फ्री एंड फेयर कराएगी। तो वो क्या खाक फ्री एंड फेयर करा रही है? वो तो हालात ऐसी मचा दिए कि वो पेपर आए दिन लीक हो जा रहे हैं। तो जब पेपर लीक हो जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम चाहते ये हैं कि इसे आप रद्द करें और हमें दूसरा रास्ता दिखाएं, हमें वापस से अपने स्तर पर कराने दें। जो कुछ करेंगे हम अपने लेवल पर कर लेंगे, बिगाड़ेंगे, सुधारेंगे, कम से कम देश तो बर्बाद नहीं होगा। अभी एनटीए की गलती से पूरे देश में नीट की दोबारा परीक्षा की मांग उठ रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी अपनी एजेंसी कराती तो छोटे लेवल पर करा के फिर हम निमट लेते। राज्यों की यह दलील है। और केंद्र की क्या दलील होती है? केंद्र की दलील कहती है नहीं, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। दलील तो वो भी गलत नहीं है। अगर कल को यह कहे कि कोई बच्चा, अरे यार तुम्हारा तो है ना उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत टफ था यार इसलिए परसेंटेज कम बनी, और हमारा बोर्ड बहुत आसान था इसलिए ज्यादा परसेंटेज बनी, बेचारा बच्चा अलग ही रिग्रेट में जी रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड वाकई में बहुत टफ बोर्ड कंसीडर किया जाता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बोर्ड तुलनात्मक रूप से आसान बोर्ड कंसीडर किए जाते हैं। और जब यूपी बिहार वाले जब मिलते हैं उत्तर प्रदेश इनसे महाराष्ट्र और एमपी वालों से, तो वो इस बात पर ही खींच रहे होते हैं कि भाई साहब देखो आपका बोर्ड तो थोड़ा आसान है, हमारे बोर्ड में बहुत टफ चीजें हैं। तो बोले ऐसी स्थिति में एक काम करो, सबको समग्र रूप से साथ लेकर चलो टाइप से, वो वाला काम करो। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें निकल कर आती हैं, और ये बात तब ज्यादा निकल कर आती है जब स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम, वो डिमांड कर देते हैं, पहले भी डिमांड किए हुए हैं, अभी भी डिमांड किए हुए हैं कि सर देखिए आप लोगों से पेपर रुक नहीं रहा है लीक होने से, इसको उठाइए और उठा करके आप कहां डाल दीजिए, वापस स्टेट लिस्ट में डाल दीजिए। तो क्या करना होगा इसको काम करने के लिए? संविधान संशोधन करना होगा। तो आज आपसे मैं एक टास्क दे रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे को समझा दिया। अब आप बैठ करके ना एक आसान सा आंसर राइटिंग करना कि स्टेट लिस्ट में अगर एजुकेशन सिस्टम चला जाता है तो उसके क्या लाभ होंगे, और अगर कंकरेंट लिस्ट में ही रहता है यानी कि केंद्र का उस पर कंट्रोल अगर बना रहता है तो उसके क्या लाभ होंगे। दोनों के लाभ और हानि आज बैठ करके खुद से सोच सोच कर लिखिएगा, आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस इवॉल्व होगा। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट के कुछ उदाहरण और देख लीजिए, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सेंट्रल यूनियन लिस्ट में है। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब किस में आते हैं? राज्य लिस्ट के अंदर आते हैं। और भी मैंने बता दिया 152, 61 इतने विषय इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारा विषय समझा दिया, कौन कौन सी लिस्ट है ये पूरी लगा दिया हूं। यहां पर आर्टिकल 246 में है इसका जिक्र 7th शेड्यूल का। 246 के अंदर ये पूरी की पूरी यूनियन लिस्ट के सारे विषय रहे, कौन कौन से लिस्ट के अंदर विषय आते हैं, सारा कंटेंट हम आपको लगाकर दे रहे हैं। आप आसानी से इसका आनंद लीजिए और देख करके, मतलब मैंने आपको ये सारी जानकारी यहां पर दे दी है। ठीक है साहब, चलिए एजुकेशन सिस्टम बताइए। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर ऐड कर देना चाहता हूं। अंग्रेजों के काल में क्या होता था? अंग्रेजों के काल में भी जब हमारे यहां पर 1935, देखिए भारत का जो संविधान है ना, कहते हैं 2/3 संविधान तो पूरा हमने 1935 से उठा के डाला हुआ है। तो 1935 के टाइम पर भी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ करता था, राज्य सूची का विषय हुआ करता था, और उस समय को ही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया था, लेकिन बाद में मामला गड़बड़ा गया। अच्छा, एक सवाल और बनता है, और वो क्या सवाल है कि विदेशों में क्या होता है, मतलब दुनिया भर में किस तरह से चीजें चलती हैं। तो मैं आपको अंदाजा देना चाहूंगा कि जो विदेश है ना, उनके अंदर जैसे कि अमेरिका है, वहां एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कनाडा के अंदर भी क्या है कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, वही एजुकेशन डिस्कस करती है। जर्मनी के अंदर भी इसी प्रकार से एजुकेशन जो है वो स्टेट डिसाइड करते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर भी 2 नेशनल डिपार्टमेंट हैं जो कि मतलब चेक करते हैं। कुल मिलाकर दुनिया में मेजॉरिटी में स्टेट इस बात का डिसीजन लेता है। और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज को फंड मिलने वाली जो प्रक्रिया है ना, उसको तो ध्यान रखता है केंद्र, और स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं हैं या स्टेट लेवल की जो एजुकेशन है वो स्टेट के द्वारा ही मैनेज की जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अब अच्छे से समझ में आ गई हो। तो इस विषय पर आप अपने हिसाब से सारी जानकारी लिखिएगा, मैंने कंटेंट काफ़ी कुछ दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है साहब।